हम्म, शुरू हो गया, स्टार्ट कीजिए सर। ओके सर। हम्म, सुस्वागतम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग आयोजित ऑनलाइन शिक्षण उपक्रम 2020। मैं मोतीशा लेन मनपा माध्यमिक हिंदी स्कूल में सहायक शिक्षक पद पर कार्यरत बाला लखनदर विश्वकर्मा उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग, विद्यार्थी वर्ग तथा तंत्र स्नेही वर्गों का आज की इस कार्यशाला में स्वागत है। आज के बढ़ते हुए कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान न हो, इसलिए शाला बंद शिक्षण चालू इस उपक्रम के अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने ऑनलाइन कार्यशाला शुरू किया, ताकि इसके माध्यम से ज्ञान की गंगा घर घर पहुंचे। इसलिए इस प्रकार के शैक्षणिक यात्रा को लाया गया, ताकि इस शैक्षणिक यात्रा के माध्यम से विद्यार्थियों का शैक्षणिक कामकाज सुलभ एवं सुचारू रूप से चल व पूर्ण हो। साथ ही साथ कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित न हो पाए। अतः एक बार फिर से उपक्रम को लाने वाले सभी अधिकारी वर्ग और तंत्र स्नेही वर्गों का मैं तहे दिल से आभार मानता हूं। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं की विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पहला पाठ संविधान की प्रगति, इस पाठ पर हम चर्चा करेंगे व अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार हमारे संविधान की प्रगति, तथा इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे विद्यार्थी संविधान की प्रगति के अंतर्गत संविधान के कारण भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार सशक्त हुआ और व्यापक हुआ, इस पर अपना मत प्रकट करते हैं। दूसरा, संविधान की प्रगति सामाजिक परिवर्तन की दिशा में हो रही है, इसे जो है वो आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि संविधान क्या है, वो संविधान किसे कहते हैं। सरल शब्द में कहा जाए तो संविधान का मतलब उन लिखित दस्तावेजों से है जिसमें देश की शासन व्यवस्था को चलाने वाले नियम व कानून निहित। तथा इतिहास की भाषा में देखा जाए तो संविधान की परिभाषा, संविधान क्या है ये जो है बताया इसमें, किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश या संस्था का सुचारू ढंग से संचालन हो, उसे उस देश या संस्था का संविधान कहा जाता है। तथा किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल ढांचा है, जिसके माध्यम से उस राष्ट्र के विकास की दिशा का निर्धारण। संविधान को देखा जाए तो कई विद्वानों ने संविधान को परिभाषित करते हुए कहा है, जिसमें एक विद्वान टिल्काइस ने संविधान को परिभाषित करते हुए कहा है कि संविधान उन सभी लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है। शासन के विभिन्न अंगों के शक्ति का बंटवारा किया जाता है और उन सामान्य सिद्धांतों व नियमों का निर्धारण किया जाता है, जिसके आधार पर इन शक्तियों का प्रयोग किया। जैसे उदाहरण मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो आप सड़क पर देखते हैं कि जगह जगह यातायात पुलिस की व्यवस्था की गई। क्यों की गई? ताकि गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से व सुव्यवस्थित ढंग से हो। यदि ऐसा न हुआ तो क्या होगा? रोज ट्रैफिक हो जाएगा, सभी गाड़ियां फंस जाएंगी व कहीं कहीं गाड़ियों की भिड़ंत भी हो जाएगी। इसलिए जगह जगह यातायात पुलिस व जगह जगह सिग्नल की व्यवस्था की गई, अर्थात नियम व कानून बनाए ताकि सब सुचारू रूप से चल सके। इसे कहते हैं संविधान। अर्थात संविधान का मतलब ही होता है नियम और कानून, जिसके माध्यम से हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है चलती। अब
तक हमने कक्षा छठवीं से लेकर 8वीं तक नागरिक शास्त्र विषय के रूप में बहुत कुछ जान पढ़ा है। कक्षा 6वीं में हमने स्थानीय शासन संस्थाओं के बारे में पढ़ा, जिसमें नगर पालिका, महानगर पालिका, पंचायती संस्था, ये सब। कक्षा 7वीं में हमने हमारे संविधान एवं संविधान में निहित मूल्यों और अधिकारों के बारे में जाना और पढ़ा तथा कक्षा 8वीं में केंद्रीय शासन प्रणाली और राज्य शासन प्रणाली के मुद्दों पर चर्चा की तथा कक्षा 9वीं में हमने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में विस्तृत। अब कक्षा 10वीं में हम देखेंगे संविधान की प्रगति। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान अर्थात भारत का संविधान। भारतीय संविधान, भारत का संविधान प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। भारतीय संविधान में 22 भाग, 444 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां, परंतु संविधान निर्माण के समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में भारत को लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य बनाने का उद्देश्य है। पंथ निरपेक्ष यानी किसी भी प्रकार का जो है कोई भेदभाव या धर्म के प्रति जो है कोई भेदभाव न हो, साथ ही साथ लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने का उद्देश्य रखता है। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अंतिम प्रारूप को राष्ट्र को समर्पित किया और 26 जनवरी 1950 से हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश का शासन चलना प्रारंभ हुआ। तब से लेकर अब तक संविधान के आधार पर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रही, उसके आधार पर हमारा लोकतंत्र और भी व्यापक हुआ और मजबूत हुआ। सामाजिक न्याय तथा समता को स्थापित करने की दृष्टि से जो कदम उठाए गए, उनके आधार पर हम अपने इस पाठ में चर्चा करेंगे तथा 3 मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला है लोकतंत्र, दूसरा सामाजिक न्याय और समता, तीसरा न्याय। बच्चों, आज के इस पाठ में हम सिर्फ लोकतंत्र इस मुद्दे के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ यहाँ पे मैंने जो है भारतीय संविधान के ऊपर एक छोटा सा जो है नोट तैयार किया है, 4 पॉइंट का है। अगर कभी पूछा गया कि भारतीय संविधान क्या है, तो उसमें जो है ये सिर्फ 4 पॉइंट लिखेंगे तो भी आपको जो है आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। पहला है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अमल में आया। दूसरा, संविधान द्वारा भारत को लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने का उद्देश्य निश्चित किया गया। तीसरा, नागरिकों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाने के विषय में संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए। संविधान सामाजिक न्याय और समता पर आधारित प्रगतिशील समाज निर्मित करने का साधन। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे उस पर मैं आप लोगों को जो है नोट्स देते जाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझने और लिखने में आसानी। अब हम आते हैं लोकतंत्र की, अर्थात लोकतंत्र तथा उसके कुछ मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले जो है ये जानना जरूरी है कि लोकतंत्र क्या है, अर्थात लोकतंत्र का मतलब क्या है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता, क्या जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाए गए शासन प्रणाली को हम लोकतंत्र, अर्थात वह लोकतंत्र जिसके अंदर जो है सिर्फ जनता की ही जो है क्या होती है, चलती है, अर्थात जनता के माध्यम से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं तथा ये प्रतिनिधि जो है विभिन्न शासन संस्थाओं में जाकर जो है काम करते हैं, ताकि जनता की जो भी समस्या हो वो आसानी से जो है क्या हो हल।
लोकतंत्र में हम 4 निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला है राजनीतिक परिपक्वता, दूसरा मताधिकार, तीसरा लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण और चौथा है सूचना का अधिकार, आरटीआई 2005। पहला मुद्दा राजनीतिक परिपक्वता। राजनीतिक परिपक्वता का मतलब होता है कि किस प्रकार जो है हमारे देश में जो भारतीय नागरिक है उनमें जो है किस प्रकार राजनीतिक की समझ जो वो बढ़े, मजबूत, परिपक्व, उसका जो है अध्ययन इस मुद्दे में हम करेंगे। राजनीतिक परिपक्वता। लोकतंत्र में केवल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की संरचना ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि महत्वपूर्ण होती है उस संरचना के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से मतलब जो है केवल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली यानी जो नियम कानून बनाए गए सिर्फ बना यह महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ जो नियम कानून बना है उसे व्यवहार में लाना। जब ये व्यवहार में सफलतापूर्वक जो है लाएंगे अर्थात किया जाता है, तब लोकतंत्र समाज के राजनीतिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। इसके आधार पर हम देखें तो हमारे देश में लोगों को सीधे सीधे प्रतिनिधित्व देने वाले कई संस्थाएं, जैसे केंद्रीय स्तर संसद है, राज्य विधानसभाएं और स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं समाज के सहभाग को देखें और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को देखें, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव को देखें, तो हमारा जो लोकतंत्र है वो हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। निष्पक्ष चुनाव एवं पारदर्शी चुनाव हमारे देश की बहुत बड़ी विशेषता और कैसे होता है आइए देखते हैं। देश के प्रत्येक मतदाता को वोटर आईडी एवं पहचान पत्र दी, उसके वोटर आईडी में उसकी पूरी जानकारी दर्ज होती है। ईवीएम मशीनों के द्वारा मतदान होता है और मतदान होने के बाद हर मतदाता की उंगली के नाखून पर स्याही से निशान लगता है, जिससे वह फिर से मतदान न कर सके और इससे यह प्रक्रिया संपन्न होती है। और निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुने गए प्रतिनिधि विभिन्न शासन प्रणाली में कार्य करते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा देश एवं विशाल, इतने बड़े देश में विभिन्न स्तरों पर चुनाव करवाना सचमुच एक बहुत बड़ी चुनौती का काम। निरंतर होने वाले चुनाव के कारण भारत के भारतीय मतदाता अब राजनीतिक रूप से समझदार परिपक्व, सार्वजनिक समस्याओं के विकल्पों पर सोच विचार करते हैं और इसके लिए हमें अधिक से अधिक मतदान में सहभागी होना चाहिए, इस मानसिकता में भी यानी अब अधिक से अधिक लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। विगत वर्षों में हम देखें तो मतदान का प्रतिशत भी निरंतर बढ़ रहा है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारे नागरिक जागरूक हुए हैं। वो जब भी मतदान करने आते हैं तो वोटर आईडी, आधार कार्ड या कोई भी शासन द्वारा जारी की गई पहचान पत्र, इस प्रकार लोगों की राजनीति जो समझ वो पूरी तरह से ये राजनीतिक परिपक्वता। राजनीतिक परिपक्वता के ऊपर भी जो है एक छोटा सा नोट्स मैंने तैयार किया है, स्लाइड में जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला है लोकतंत्र के प्रत्यक्ष रूप से अमल में आने पर ही वह सामाजिक जीवन का एक अविभाज्य अंग बनता है। दूसरा, भारत में जनता को लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं में चुनाव द्वारा संदिग्ध प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरा, प्रचंड जनसंख्या और बड़े भू विस्तार को देखते हुए भारत में चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। चौथा, भारत में एक निश्चित काल अवधि में
15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश ब्रिटिश सत्ता के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को यूनियन जैक को हटाकर भारत के दिल्ली स्थित लाल किले पर तिरंगा फहराया। भारत के आसमान से निराशा का अंधेरा छट गया तथा उम्मीद की सुनहरी किरणें चारों ओर छा गई। दूसरा हमारा मुद्दा है मताधिकार। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है मताधिकार। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि आजादी के पहले भारत में केवल 13% जनता को मताधिकार प्राप्त, और इन 13% मत के लिए बहुत सारी शर्तें भी थी। जाहिर ये शर्तें शासन द्वारा निर्धारित की गई थी और जो लोग ब्रिटिश सत्ता का सहयोग करते थे उनको ये अधिकार आराम से मिल जाता। लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र भारत में देश के प्रत्येक भारतीय स्त्री पुरुष के लिए 21 वर्ष आयु की शर्त निर्धारित करके उन्हें संविधान द्वारा मतदान का अधिकार प्रदान किया गया और इस अधिकार को और व्यापक करने के लिए 20 दिसंबर 1988 के दिन संसद ने 62वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 से हटाकर 18 साल करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। इसका प्रभाव क्या हुआ? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना। यहाँ मतदाताओं की संख्या भी सबसे अधिक बनी और ये जो परिवर्तन हुई वह केवल संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक भी हुई। जाहिर है 21 वर्ष की आयु हटाकर 18 वर्ष की आयु की गई, जिससे मतदाताओं की संख्या तो बढ़ी, साथ ही साथ गुणवत्ता का स्तर भी बढ़ा। इसके ऊपर भी एक छोटा सा नोट से बच्चों, मताधिकार, भारतीय संविधान ने वयस्क मताधिकार पद्धति को स्वीकार किया। दूसरा, आरंभ में सभी स्त्री पुरुषों की मतदान करने की उम्र पात्रता 21 वर्ष पूर्ण करने की थी। अब यह शर्त 21 से हटकर 18 वर्ष हो गई। तीसरा, पात्रता शर्त की उम्र कम किए जाने के कारण मतदान का अधिकार व्यापक हो गया। चौथा, इसके कारण बड़ी संख्या में युवा वर्ग को यह अधिकार मिला। पांचवा, लोकतंत्र की व्याप्ति को बढ़ाने वाले इस अधिकार के कारण भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। तीसरा जो मुद्दा है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। हमारा अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जो है दो शब्द, एक है केंद्रीकरण और दूसरा है विकेंद्रीकरण। सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता के केंद्रीकरण से आशा है कि देश की शासकीय और प्रशासन की शक्तियां का कुछ निश्चित व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होना। जब देश के ज्यादातर मुद्दों और शक्तियों का संचालन कुछ निश्चित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो उसे सत्ता का केंद्रीकरण, यानी कि जो शक्तियां हैं, जो मुद्दे हैं, वो किसी एक निश्चित व्यक्ति को दिया जाता है और वह व्यक्ति जो है क्या करता है, शासन या शक्ति का प्रयोग करता है, उसे सत्ता का केंद्रीकरण करता है। और जब सरकारी शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका भागीदार बनाया जाता है, तब उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण। हमारे देश में ग्राम पंचायत और नगर पालिका की स्थापना सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए ही की गई थी। इसलिए देश भर में लोकल बॉडीज काम करती। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि शक्ति को केंद्रीय स्थान से हटाकर पुनः विभाजित करना, यानी केंद्र से हटाना। यदि हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इसका अर्थ होता है स्थानीय स्तर की शासन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार प्रदान करना और उसके द्वारा वास्तविक लोकतंत्र को प्रत्यक्ष रूप देना। अब आप कहेंगे कि वास्तविक लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? लोकतंत्र का मतलब ही होता है, जैसा कि हमने पहले जो है पढ़ा सुना, जनता की सरकार जनता के लिए जनता के द्वारा। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल। अब हम देखेंगे इस विकेंद्रीयकरण के माध्यम से क्या लाभ हुआ। सत्ता के विकेंद्रीकरण के माध्यम से क्या लाभ हुआ? इसमें सबसे पहला है सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। यानी अगर ऐसा लग रहा है कि कोई जो है सत्ता जाकर उसका अपने दिए गए अधिकार शक्तियों का जो है गलत या फिर दुरुपयोग कर रही है, गलत प्रयोग कर रही है, उसको जो है आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है सामान्य जनता को भी सत्ता में सहभागी होने की अवसर। पहले क्या था कि केवल एक निश्चित व्यक्तियों के माध्यम से जो है सत्ता चलाई जाती थी, बाकी किसी दूसरे को जो है वहां पे मौका ही नहीं मिलता था, अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ उसके माध्यम से सामान्य जनता को भी सत्ता में सहभागी होने का अवसर प्रदान। स्वतंत्र भारत में तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए कई प्रयत्न किए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रयत्न 73वें और 74वें संविधान संशोधन का। इसके द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं को संविधान की स्वीकृति तो मिली ही, इसके साथ ही साथ उनके अधिकारों में और भी वृद्धि। हमारे देश के संविधान में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए हैं, तो स्त्रियों की सहभागिता राजनीति में भी बढ़े और वो अपना उचित प्रतिनिधित्व कर सके, उसके लिए संविधान में कई प्रारूप रखे गए। वे प्रारूप इस प्रकार है। पहला, सत्ता में महिलाओं का सहभाग बढ़ाने हेतु तो उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए। दूसरा, दुर्बल समाज वर्ग सत्ता में सहभागी हो सके, इस उद्देश्य से उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए। तीसरा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इसलिए किया गया ताकि पंचायती राज संस्था या शहरी निकाय संस्थाओं का निष्पक्ष चुनाव किए जा सके, किसी प्रकार की जो है उसमें धांधली न हो। इसके ऊपर भी जो है बच्चों नोट तैयार किया गया है। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण। पहला, भारत में सत्ता का केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन संस्था में विभाजन किया गया है। इस विभाजन को ही लोकतंत्र विकेंद्रीकरण कहते हैं। दूसरा, विकेंद्रीकरण के कारण सत्ता के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगता है। इसी प्रकार सामान्य जनता को सत्ता में सहभागी होने के अधिक अवसर मिलते हैं। तीसरा, स्थानीय स्तर के शासन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार देने के लिए संविधान के मार्गदर्शक तत्वों में प्रावधान किया गया। चौथा, 73वें और 74वें में संविधान संशोधन के कारण स्थानीय शासन संस्थाओं को संविधान की मान्यता मिली और उनके अधिकार में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो केवल ये 4 पॉइंट लिखेंगे तो भी आपको जो आसानी से अंक प्राप्त हो जाएंगे। चौथा हमारा सबसे अहम मुद्दा है सूचना का अधिकार, आरटीआई 2005। अब और महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, हमें किसी भी सूचना को प्राप्त करने का अधिकार, सूचना का अधिकार। पहले जो है क्या होता था कि सरकारी जो कामकाज होता था या फिर जो कुछ भी है उसमें बहुत सारी गोपनीयता जो है रहती, लोगों को पता ही नहीं चलता था कि क्या। इसलिए जो है सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 को जो है लाया।
और इस प्रकार के जो है नियम बनाए जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक आसानी से किसी भी सूचना को या कोई भी जानकारी जो है आसानी से प्राप्त कर सके, उसे कहते हैं सूचना। सुशासन की दो विशेषताएं होती हैं, एक पारदर्शिता और दूसरा उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व को प्रत्यक्ष रूप से उतारने के लिए हर नागरिक को सूचना मिले, क्या मिले कि शासन क्या काम करे, शासन कैसे काम करे, और इसलिए भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है। जैसे आपके इलाके में विकास के कामों के लिए कितने पैसे खर्च हुए और कहाँ खर्च हुए, आपके इलाके के राशन की दुकान में कब और कितना राशन है, स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल में कितने पैसे खर्च हुए, इन सब की जानकारी आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एवं सूचना के अधिकार के तहत आसानी से पा सकते हैं। और आरटीआई के द्वारा सरकारी कामकाज में स्पष्टता और पारदर्शिता आने में मदद मिली। मतलब जो है किसी भी प्रकार की जो है कोई भी गोपनीय जैसी जो बातें हैं वो नहीं है, सब जगह जो है खुलापन आ गया। इस तरह जो है सूचना का अधिकार काफी हद तक जो है क्या हुआ है, सफल। इनके साथ साथ दो और अधिनियम पारित हुए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009, राइट टू एजुकेशन। बच्चों आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि स्कूल के दीवारों पे या फिर कहीं पोस्टर इत्यादि वगैरह जो है लगे रहते हैं, जहाँ पे शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, देखा है ना आपने। इसके अंतर्गत अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। इसके अंतर्गत RTE 2000 के और दूसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसके अंतर्गत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 75% और शहरी क्षेत्रों के लगभग 50% तक सब्सिडी वाला अन्न। दूसरा इसके ऊपर भी जो है सूचना के अधिकार के ऊपर भी जो है मैंने कुछ नोट तैयार किए हैं। पहला, सरकार के कार्यभार में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का बोध लाने के उद्देश्य से भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया है। दूसरा, सरकार और जनता के बीच सुसंवाद स्थापित करने और पारस्परिक विश्वास को बढ़ाने में यह अधिकार उपयुक्त होता है। तीसरा, सूचना के अधिकारों के कारण सरकार के व्यवहार के खुले होने और कार्य की गोपनीयता कम होने में है। तो बच्चों आज हम लोग इस पाठ के अंतर्गत संविधान की प्रगति के अंतर्गत हमारा भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान जो है के माध्यम से कब शासन जो है चलाना प्रारंभ हुआ ये देखा हमने, तथा साथ ही साथ लोकतंत्र जिसे कहते हैं, लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक परिपक्वता, राजनीतिक परिपक्वता के अंतर्गत हमने देखा कि किस तरह से जो है नागरिकों में जो सोच विचार करने की जो शक्ति, जो क्षमता है वो किस प्रकार जो है बढ़ी, परिपक्व हुई, जो समझ है वो देखा, तथा साथ ही साथ राजनीतिक परिपक्वता के अंतर्गत देखा कि किस तरह से जो है चुनाव प्रक्रिया होती है, अर्थात चुनाव प्रक्रिया में किस प्रकार जो है पारदर्शिता में निष्पक्ष रूप से की जाती है। उसके बाद मताधिकार, मताधिकार में जो है हमने देखा कि 21 वर्ष की आयु के खाकर जो 18 वर्ष की आयु जो है की गई, जिसके माध्यम से मतदान करने की जो संख्या है वो बढ़ी, साथ ही साथ जो है
का गुणात्मक स्तर भी बढ़ा तथा लोक तो तीसरा है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में हमने देखा कि इस प्रकार जो है लोकतंत्र को जो है केंद्रीय स्तर से हटाकर उसको जो है कई शासन संस्थाओं जैसे स्थानीय शासन संस्थाओं जैसे नगरपालिका महानगरपालिका इनमें जो है उसको बांटा। चौथा है सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है आसानी से भारतीय नागरिक जो है किसी भी जानकारी को सूचना के अधिकार में। तो दोस्तों स्लाइड में जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस पाठ के ऊपर आधारित जो हमने आज पढ़ा उसके ऊपर कुछ जो है प्रश्न यहाँ पे जो है मैंने किया है। हमारे संविधान किस रूप में है, क्या तुमने संविधान की पुस्तक देखी है, क्या तुमने संविधान का कोई अंश पढ़ा है, यदि हाँ तो कहाँ, क्या संविधान में तुम्हारे बारे में कुछ भी लिखा है, यदि तुम्हें अपनी कक्षा के लिए संविधान पढ़ने का अवसर मिले तो क्या करना। तो जैसा कि मैंने जो है आप लोगों को जानकारी दी उसके माध्यम से जो है ये जो प्रश्न दिए गए बाकी आगे का जो मुद्दा है जैसे सामाजिक न्याय और समता एवं न्याय व्यवस्था, इसको आगे के लेक्चर में जो है पढ़ेंगे। के लिए मैं बाला लखन विश्वकर्मा आप लोगों से जो है अलविदा देता हूँ।